नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में तक्षशिला। देखिए, हमारी जो सीरीज़ चली है, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 है, जो उत्तराखंड के लगभग आप 3 मॉक टेस्ट देख चुके हैं। तो जिसमें अगर मैं बात करूं तो 120 सवाल जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, वो आप तक मैंने पहुँचा दिए। आगे बढ़ते हैं, आज की अपने मॉक टेस्ट को देखते हैं। चलिए, देखिए पहला सवाल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है कि गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक कब लिखी गई थी। देखिए, सबसे पहली बात कि जो गढ़वाल पेंटिंग है ये किसकी है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की है। तो आप लोग ये बात ध्यान रख लेना। और मुकुंदी लाल ने पुस्तक, देखिए कभी कभी आपको 1968 मिल जाएगा और कभी कभी ये आपको 1969 मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो 1969 यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मुकुंदी लाल जी ने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये किताब उनकी है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। गढ़वाल पेंटिंग्स भी आपकी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई किताब है। इसके अलावा देखिए, जो गढ़वाल चित्र शैली है उसे दुनिया के सामने उजागर करने का काम, और मौलाराम जो प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उन्हें भी दुनिया के सामने उजागर करने का काम वो ये आपका मुकुंदी लाल जी ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, मुकुंदी लाल इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में सवाल यहाँ से बनता है। सवाल नंबर 62, बद्रीनाथ मंदिर के निकट जो अलकनंदा घाट है, इसका नया नाम क्या रखा गया है। देखिए, अगर आपने क्लास मुझसे ली हो, चमोली जिला जब हमने ढंग से पढ़ा था, बद्रीनाथ पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ आपको बताया था कि इस अलकनंदा घाट का नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है बेटा, अटल घाट कर दिया गया है। ध्यान रखना, अटल घाट इसका नाम हो गया है। और देखिए, अटल घाट इसका नाम होने से क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग कि एक तो अलकनंदा वो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, ये आपकी सत्तोपद हिमनद जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा देखिए, बद्रीनाथ के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, विशाला, बद्रिकाश्रम, और इसके अलावा जो अभी पेपर में एक नाम आया था सारस्वत तीर्थ। देखिए, सारस्वत तीर्थ जब आया तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सारस्वत तीर्थ भी ये बद्रीनाथ जी का ही नाम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अरदास करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस बार बद्रीनाथ भगवान हम सबकी प्रार्थना पूरी करें और हमें इस बार अपनी मकसद में सफलता हासिल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63 जो है हमारा कि जीबी पंत चीनी मिल किस जनपद में स्थित है। देखिए, जीबी पंत जो चीनी मिल है वो उधम सिंह नगर में स्थित है। और उधम सिंह नगर के बारे में आप जानते होंगे, ये जिला कब बना बेटा, 1995 में ये जिले के रूप में सामने आया। इसके अलावा उधम सिंह नगर को मिनी हिंदुस्तान और 9 लाख माल के नाम से भी जानते हैं। आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ऐसे ही सवाल आपने लास्ट में देखा था, लास्ट क्लास में देखा था। देखिए, ढंग से समझना बात को कि पूछा गया कि कुल प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा होता है। देखिए, सबसे पहली बात, जो प्रयाग शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, प्रयाग का मतलब होता है मेल, 2 या 2 से अधिक जो नदियाँ नहरें जो मिलती हैं वो हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। और देखिए, आपको अगर पता हो, मैं आस्क हमेशा से बोलता हूँ कि जो अलकनंदा है जब वो सरस्वती में मिलती है तो क्या बनता है, केशव प्रयाग बनता है, और इसे प्रयागों में पहला प्रयाग माना जाता है। अब आप कहोगे सर, पंच प्रयागों में पहला प्रयाग तो विष्णु प्रयाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बेटे यहाँ कुल प्रयागों की बात करी है तो पहले प्रयाग के रूप में कौन सामने आता है, वो केशव प्रयाग आता है। इसके अलावा जिन लोगों को प्रयाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि विष्णु प्रयाग कहाँ है, कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, देव प्रयाग में क्या होता है, मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डालूंगा। मैंने यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर बहुत डिटेल में अच्छे से बोर्ड पे एक एक चीज़ को क्लियर करा है, बनानी सिखाई है कि पंच प्रयागों को कैसे बनाते हैं। तो आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद कभी भी आपको प्रयाग में समस्या नहीं आएगी। मेरे लिखवा के ले लो, गारंटी ले लो इस बात की। ठीक है, तो उसे वहां जाकर के आप जरूर देख लेंगे। ठीक, तो इसका सवाल का सही आंसर हो जाएगा केशव प्रयाग। आगे बढ़ो बेटा, जो 65 नंबर सवाल है जो मुझे देखने में मिल रहा है यहाँ पे, ये है कि देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला में कितनी भाषा में शिक्षा दी जाती है। तगड़ा सवाल है, ध्यान रखना, बहुत बच्चे फंस सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 13 भाषा हैं उनमें यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। 66, उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवा कब से प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड में जो एम्बुलेंस सेवा है वो 2008 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, हाल फिलहाल में अगर आपको पता हो कि अभी उत्तराखंड तीसरा
एक राज्य बना है जिसने पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड थर्ड राज्य है। जो मेरी करंट अफेयर की क्लास है आप उसमें जा करके देखेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पर उपलब्ध है, तो उसे ज़रूर देखें आप लोग। इसके अलावा देखिए, जो अभी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई है उसके लिए जो टोल फ्री नंबर जारी कराया गया है सरकार के द्वारा वो 1962 है। ठीक है, ध्यान से देखना, 1962 या 1962। इसके अलावा देखिए अगला जो सवाल है वो 67वां सवाल है। ये आपको दिया गया है कि पीला पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। देखिए पीला पानी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर बड़े परेशान करते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो लगभग 238 हिमनद देखने को मिलते हैं राज्य में। तो ये लगभग असंभव सा है सभी ग्लेशियर को जानना, लेकिन हम उनमें से इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर में बन सकते हैं उन्हें जरूर देख सकते हैं। देखिए पीला पानी ग्लेशियर कहाँ पे बच्चा, वो उत्तरकाशी में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तरकाशी में। इसके अलावा देखो उत्तरकाशी में और भी ग्लेशियर है, जैसे रतन ग्लेशियर है, चतुरंग ग्लेशियर है, इसके अलावा स्वच्छंद ग्लेशियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर भी आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारा उत्तरकाशी के अंदर मिलेगा। देखिए गंगोत्री की खास बात क्या है कि ये उत्तराखंड और गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा होता है। चलिए मेरा सवाल है आपसे कि बताइएगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ध्यान रखना, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। अगर आपको पता है तो उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, बिल्कुल मैं देखूंगा। लाइव चैट में मत करना, कमेंट सेक्शन में करना बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 68 देखते हैं। सूर्यधार बैराज किस नदी पर स्थित है। बढ़िया सवाल है। सूर्यधार बैराज जो है वो जाखन नदी पर स्थित है। ठीक है, और जाखन नदी कहाँ बहती है बेटा, ये हमारी दून में बहती है, देहरादून के अंदर बहती है। नेक्स्ट है हमारा 69 कि राज्य में भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ। देखिए आज तकड़े सवाल है, बढ़िया सवाल है सारे, तो आप अच्छे से क्लास को मिस मत करना बिल्कुल भी। तो भूमि सुधार परिषद जो हुई हमारे यहाँ वो 2004 में बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि टिहरी में आधुनिक वेधशाला की स्थापना किस शासक ने की थी। देखिए टिहरी में जो आधुनिक वेधशाला है उसकी स्थापना एक बहुत ही ज़बरदस्त जो टिहरी नरेश रहे हैं कीर्ति शाह जी, उन्होंने करी थी। इसके अलावा कीर्ति शाह ने इस वेधशाला के अंदर विदेशों से यहाँ पर यंत्र खरीद कर स्थापित करवाए थे। देखिए कीर्ति शाह को एक 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता, मैं अलग से इन पे वीडियोस लाऊंगा, अलग से इनके बारे में चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कीर्ति शाह के बारे में। अभी फ़िलहाल आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जो आधुनिक वेधशाला की स्थापना वो कीर्ति शाह जी ने करी थी। उत्तराखंड में जो छरवा आंदोलन है वो किस जनपद में हुआ था, तो इसका जो संबंध है छरवा आंदोलन का वो आपके देहरादून से संबंधित है। बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए कई लाख बच्चे इसमें जो परेशान हो जाते हैं, कई बच्चे कि बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु पता नहीं हमें तो कौन होंगे, वो कोई नहीं है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। तो ध्यान रखिएगा, और सबसे ज़्यादा एडमायर जो करते थे बद्रीदत्त पांडे जी वो बाल गंगाधर तिलक जी को करते। तो ध्यान रखिए, इन्होंने इनके चरण स्पर्श भी करे थे बाल गंगाधर तिलक के बद्रीदत्त पांडे जी ने। और 4 दर्शन करने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि चलिए आज मेरे 4 धामों के दर्शन हो गए हैं बीजी तिलक के दर्शन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 73 कि लवासना जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी एक मसूरी के अंदर स्थापित है, उसमें बताया गया कि राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था। तो ये आपका राष्ट्रीय शब्द इसमें अंदर कब जोड़ा गया था, तो बच्चे वो 1973 में जोड़ा गया था। मुझे कोई बताएगा कि लवासना की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है कि लवासना की स्थापना कब हुई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे। 74 की अगर मैं बात करूं कि 2022 में जो वन रिपोर्ट आई थी वो कौन सी वन रिपोर्ट थी। देखिए ये जो वन रिपोर्ट हमारी लेटेस्ट वन रिपोर्ट है जो जनवरी 2022 में आपको प्रदर्शित करी गई थी वो थी हमारी 17वीं वन रिपोर्ट। देखिए और इस वन रिपोर्ट में क्या क्या था मैं बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, आप चैनल पर बने रहिएगा। क्लास बिल्कुल डिटेल में बोर्ड पे ऑन बोर्ड डिटेल में आपको समझाई जाएगी कि वन रिपोर्ट के अंदर क्या क्या था। अभी केवल आप इतना ध्यान रखिए कि वन रिपोर्ट ये 17वीं थी और ये प्रत्येक 2 साल के बाद वन रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दो ये आपकी 17वीं वन रिपोर्ट थी। क्वेश्चन नंबर 75 कि उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित जनपद कौन सा है। देखिए सबसे कम सिंचित जनपद कौन सा है यहाँ पर, हमारे यहाँ वो है चमोली। ठीक है, चमोली सबसे कम सिंचित जनपद है। 76 को अगर देखें
कि 1932 में किस जनपद में वन पंचायत का गठन हुआ था। 76 किस में वन पंचायत का गठन हुआ था, तो ये भी आपका हो जाएगा चमोली। ठीक है, बहुत बढ़िया है, चमोली, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 77 कि वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। कितनी जड़ी बूटियाँ हैं जो प्रतिबंधित करी गई है, शायद आप जानते होंगे। इसका आंसर जो होगा वो 114 जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको प्रतिबंधित यहाँ पर किया गया है। 78 रानीखेत में जो सैनिक छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए, रानीखेत को जब बसाया गया था तो वो 1869 में बसाया गया था, लेकिन ये सैनिक छावनी की स्थापना का वर्ष नहीं है। सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई, यहाँ पर 1871 में सैनिक छावनी की स्थापना हुई, और हमेशा से बहुत लंबे समय तक ये सैन्य छावनी हमेशा बना रहा। और अंततः 1948 के आसपास जब कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ स्थानांतरित हुई तो उसका मुख्यालय है, और तभी से ये कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय के रूप में काम कर रहा है रानीखेत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79 कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखिए। देखिए, कनिष्क सहायक में साहित्य को हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप पुलिस देने का पेपर देने जा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा। तो इस जो हमारी कपिल का पेड़ जो कहानी है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं राजेश जोशी जी, तो आप ध्यान रखना, राजेश जोशी। 80 उत्तराखंड से आज़ाद हिंद फौज में कितने प्रतिशत लोग शामिल थे। देखिए, आपने आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान हमेशा से पढ़ा होगा, और जितने लोग मेरी क्लास में हैं और जिन्होंने मुझसे आज़ाद हिंद फौज पढ़ा है तो वो डायरेक्ट मुझे आंसर बता देंगे। बिल्कुल आपके दिमाग में कौंध भी गया होगा। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो 12% मैंने अलग से बिल्कुल बताया था इसमें। और देखिए, लगभग आपको मैंने बताया था कि जो 2500 लोग आज़ाद हिंद फौज में अकेले कहाँ से थे, उत्तराखंड से थे। तो ध्यान रखिएगा, 2500 लोग अकेले उत्तराखंड से इसमें शामिल हुए हैं। जो लगभग प्रतिशत में बात करेंगे तो वो 12% हो जाएगा। अच्छा, देखिए, मैंने जब क्लास में बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल कितने फौजी थे आज़ाद हिंद फौज में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगी टोटल संख्या कितनी थी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखें कि उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राज्यीय जनपद हैं। तो ये यहाँ पर कितने हैं बेटा, 4 जनपद ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय जनपद हैं। वो कौन कौन से हैं, आपका एक टिहरी है, और एक रुद्रप्रयाग है जो गढ़वाल मंडल के अंदर पड़ता है, और दूसरा अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, ये आपका अंतर्जातीय जनपद या अंतर्राज्यीय जनपद होते हैं। आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, टिहरी और रुद्रप्रयाग, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है। तो राजी जनजाति के मुख्य देवता हमारे जी बागनाथ जी हैं, ध्यान रखेंगे। और राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, और उत्तराखंड के साथ साथ भारत की सबसे छोटी जनजातियों में भी राजी जनजाति का नाम शामिल है। जो समय विनोद है वो किस वर्ष प्रतिबंधित हुआ था, हमें ये बताना है। देखिए, अच्छा सवाल है, समय विनोद से वो हमारा 1878 में प्रतिबंधित हुआ था। 84 किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया। तो जो हमारे ट्रेल साहब थे उन्होंने सबसे पहले भोटिया शब्द का प्रयोग किया था, तो आप अच्छे से ध्यान सकते हैं। और ट्रेल साहब ने ही हमारा 80 साला बंदोबस्त कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुर्सी नामक कर किस वर्ष लगाया था। देखिए, जो कुर्सी नामक कर था ब्राह्मणों के ऊपर वो 1797 के अंदर लगाया गया था गोरखों के द्वारा ब्राह्मणों पर। और मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो कि किस गोरखा ने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजे जाते हैं। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। देखिए, आप जितनी भी जानकारी रखते हैं उसे अपना साझा करिए। इसके अलावा देखिए, आप कम से कम इस बात को समझेंगे, मैं अगले वीडियो के अंदर सारे जवाब दे दूँगा। लगातार सवाल इसमें आ जाएंगे, आप परेशान नहीं होना, सारे सवाल इसके अंदर आपको मौजूद मिल जाएंगे। 86 जो सवाल है वो है कि 1978 में किस परिषद द्वारा संसद का घेराव किया गया। देखिए, संसद का जो घेराव हुआ था आप ध्यान रख सकते हैं, जो उत्तराखंड युवा परिषद थी हमारी, इसने संसद का घेराव किया था, ध्यान रखना। तालेश्वर अभिलेख का संबंध किस वंश से है। तो ये पिछली क्लास में भी ये सवाल था, बस दूसरे तरीके से था। तो ध्यान रखें, तालेश्वर अभिलेख का संबंध आपका पौरव जो हमारा राजवंश है उससे इसका संबंध था। नेक्स्ट अगर देखें 88 उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव किस तिथि को हुआ। देखिए, तिथि हम शायद याद नहीं रखते हैं, ईयर तो आपको याद होगा कि पहला विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ था, लेकिन शायद तिथि
आपको याद नहीं होगी, लेकिन आज के बाद आप तिथि नहीं भूलेंगे। देखिए 14 फरवरी को उत्तराखंड में पहला चुनाव संपन्न कराया गया था और इसके बाद देखिए जो 14 फरवरी को चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी बनी, जिसकी सरकार बनी यहाँ पर, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और मुख्यमंत्री के रूप में ND तिवारी साहब को चुना गया था। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जेल किस जनपद में है? अच्छा सवाल है पेपर के लिए। उधम सिंह नगर जो है वो सबसे बड़ी जेल का गवाह है। सबसे बड़ी जेल उधम सिंह नगर में स्थापित की गई है। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीधा न्यायाधिकार में किया गया था? बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए पेपर के लायक सवाल है और ये हो सकता है कि आपको 99% सवाल पेपर में देखने को मिल जाए। तो ये 1926 इसका सही आंसर है। यहाँ सीधा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नीचे आई थी। ग्रीन टैक्सी सर्विस किस जनपद द्वारा शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिए किस जनपद द्वारा ये शुरू हुआ, ग्रीन टैक्सी सर्विस। तो ये भी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो चमोली हो जाएगा। तो ध्यान रखना चमोली है। किस सभा को अंग्रेजों की सभा कहा गया? ध्यान रखिए, आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो अमन सभा जो है वो बेसिकली अमन सभा आपके जो कांग्रेसियों के विरोधी लोग थे या कांग्रेस का विपक्षी जो खेमा था उसने ही बनाई थी अमन सभा। और यहाँ पर ये कंफर्म करा गया था अंग्रेजों को कि देखिए कांग्रेसियों को हमने मिटा दिया है, इसलिए अमन सभा है। और आप यहाँ आपने देखा कि मैल्कम हैली को यहाँ पर बुलाया भी गया था 1932 के आसपास और वहाँ पर वेलकम गो बैक के नारे भी लगे थे। तो ये अमन सभा जो थी वो अंग्रेज़ों की सभा मानी जाती थी क्योंकि ये इनके पक्ष में ही काम करते थे, पक्ष में ही बातें करते थे। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन जो मसूरी में अधिवेशन था उसके अंदर करा गया था। आपको मुझे बताना है कि किस वर्ष में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए किस वर्ष में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, UKD का गठन किस वर्ष हुआ। उत्तराखंड का कौन जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये आप सभी जानते हैं वो पिथौरागढ़ है। CPU आपको पता है, ठीक है। पिथौरागढ़ जो है वो दोनों के साथ सीमा बनाता है, चाइना और नेपाल दोनों के साथ ये सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखें 95। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच के लिए जो गठित समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? बढ़िया सवाल है जी। देखो श्रीदेव सुमन जी के बारे में आपने हमेशा सुना होगा और श्रीदेव सुमन की जो जांच हुई थी, उनकी मृत्यु की जांच के लिए गठित समिति थी, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी थे। और बद्रीदत्त पांडे ज़बरदस्त इंसान है, आप सभी जानते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा श्रीदेव सुमन जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है, ये आपके लिए सवाल मेरा हो जाता है। ध्यान रखना, बताना जरूर मुझे। जितने भी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है। 96 उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? देखिए रिंगाल की कितनी प्रजातियाँ उत्तराखंड में है बेटा? वो 5 प्रजातियाँ रिंगाल की यहाँ पर पाई जाएंगी। 97 2022 का किसान रत्न सम्मान किसे दिया गया? ये अच्छा सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है, बन सकता है। जो आपका सत्यम शर्मा जो हैं उन्हें किसान रत्न सम्मान से नवाजा गया है। 98 किस जनपद की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये है हमारी पौड़ी जनपद की ग्राम पंचायत जिसे ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 से सुशोभित किया गया है। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस जनपद में बन रहा है बेटा? तो ये आपका देहरादून के अंदर है। और ऑपरेशन कामधेनु बढ़िया सवाल है, किससे संबंधित है? तो देखिए आवारा पशु जो घूमते हैं उससे संबंधित है हमारा ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारे सवाल हैं जो आपने देखे। आई होप आपको बात समझ आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। देखिए अच्छे सवाल जो हैं आप उन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा, पेपर में देखने से पहले जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और आप पूरी सीरीज़ इसे लगातार देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज़ होगी। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देखिए मैं पॉलिटी की जो एक क्लास है जो वो लेकर के आ रहा हूँ, तो उसमें क्विक रिविज़न आपका करा रहा हूँ फटाफट। रात को 8 बजे वो स्टार्ट होगी, तो कोई भी बच्चा उसे स्किप ना करें, ज़रूर देख ले, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में।